नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। बहुत लंबे समय से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, आप लोगों के तमाम सवाल आ रहे थे, लेकिन आज कोशिश करता हूं कि थोड़ा सा आप लोगों को ब्रिज कोर्स के बारे में और ब्रिज कोर्स की जो इस समय दिशा है वो किस तरफ जा रही है, थोड़ा सा इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो इसके अलावा जो है कि यूपी टेट का जो फॉर्म भरने की अंतिम तारीख है, तो उस तारीख के संबंध में भी आप लोग सभी को मालूम है, तो उसमें आप लोग टेट का फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, ये भी मैं थोड़ा सा लास्ट में आप लोगों को बताते जाऊंगा। तो यूपी टेट के संबंध में भी थोड़ी सी जानकारी कि हम लोग जो है कि यूपी टेट का फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर पा सकते हैं, ये तमाम क्वेश्चन आप लोगों के मेरे पास आ रहे थे, तो इन सारी जानकारियों को आप लोगों के साथ आज शेयर करता हूँ। साथियों, सबसे पहली चीज देखिए कि चाहे शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार हो या जो है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का हो या एनसीटी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है कोर्ट से बड़ा जो है कि सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा जो है कि भारतीय संसद होती है। संसद ही जो है कि क्या होती है, कानून बनाती है। संविधान के लिए कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है, आप सभी लोगों को मालूम है। अब देखिए, जब कोई विधेयक या बिल लाती है तो उसमें जो है कि करोड़ों रुपए का खर्चा आता है, और यहां पर ब्रिज कोर्स के संबंध में भी सबसे पहली चीज है पार्लियामेंट बिल लाया गया है। तो पार्लियामेंट बिल लाया गया तो इसका मतलब है कि अगर जब कानून बना है, सरकार उसका अनुपालन नहीं करता है, तो कहीं न कहीं ये जो है कि बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षितों के साथ अन्याय है। समझ रहे हैं? यहां पर देखिए, आरटीई एक्ट लागू होने के बाद देखिए, आरटीई एक्ट के मानकों के अनुसार ही आप लोगों के लिए विधेयक लाया गया है और बिल लाया गया है। तो अगर अब जो है कि चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कि अगर आप लोगों को डीएलएड के योग्य नहीं मानते हैं, तो कहीं न कहीं सरकार जो है कि अपने विधेयक का, संसद के कानून का और संविधान का, तीनों ही चीजों का उल्लंघन करेगी। समझ लें? तो अब यहां पर कहीं न कहीं मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो भी ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित है उसकी कोई गलती नहीं है। समझ रहे? तो ये गलती सीधा सीधा जो है कि सरकार की मानी जाएगी। सरकार जो है कि अपने बनाए गए कानून को, यानी कि भारत के संसद के द्वारा बनाया गया कि सरकार ही इसके लिए बिल लाई, विधेयक लाई, और सरकार की तरफ से ही आरटीई एक्ट के मानकों के तहत ये बिल लाया है। तो अगर इसका अनुपालन नहीं करता है तो कहीं न कहीं इसकी दोषी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही मानी जाएंगे। तीसरा जो है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार जो है कि जिसने क्वालिफिकेशन लेट डाउन की है, और आरटीई एक्ट के मानकों को जो है कि आगे रख करके ये सारी कवायद हुई कि कानूनी प्रक्रियाएं हैं और संसद में बिल लाया गया, तो इसमें कहीं न कहीं मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिम्मेदार होगा, एनसीटी ही जिम्मेदार होगा। तो इसमें फिर जो है कि इन सभी चीजों में कंटेम्प्ट लगाया जा सकता है। ये चीजें हैं, कंटेम्प्ट किस में लगेगा? इनमें। अब दूसरी चीज, एक चीज और बताइए कि सेम कंडीशन में बिल बना है, तो अगर एनआईवस का बिल जो है कि एनआईवस का बिल जो है कि मंजूर है, यानी कि एनआईवस की डिग्री मंजूर है, एनआईवस को जो है कि योग्य करार दिया है, आपको अयोग्य नहीं करारा जा सकता। कि सबसे बड़ी चीज है कि भारत की संसद या भारतीय संसद ही जो है कि भारतीय संविधान के लिए कानून बनाती है। ये जो है कि कानूनी प्रोसीजर पे हुआ है और आरटीई एक्ट के मानकों के अनुसार है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिशा निर्देश पर, शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देश पर ये सारी चीजें हुई। यहाँ पर किसी भी ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित की कोई गलती नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर सरकार संसद में जो है कि बिल लाती है और बाद में जो है कि उस बिल के अनुसार प्रशिक्षित ब्रिज कोर्स अभ्यर्थियों को योग्य नहीं मानती है, तो यानी कि कुल मिलाकर के सरकार अपने बिल की अवहेलना कर रही है, अपने कानून, अपने सरकार शासन द्वारा या अपनी सरकार द्वारा बनाए हुए कानून का अनुपालन नहीं करती है। और प्रधानमंत्री मोदी या शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा जो कानून बनाया गया था उसको न मानना, कहीं न कहीं ये सरकार की अपनी भारी गलती पड़ेगी। इसी चीज के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी चीज है कि जो आप लोगों के लिए बिल लाया गया है, तो उस बिल को सरकार नकार नहीं सकती है। तो यानी कि कुल मिलाकर के आप लोग योग्य हैं।
और देखिए, संसद में जो बिल लाया जाता है उसी के आधार पर संविधान के लिए कानून बनाया जाता है। ये जो है कि सारी जिम्मेदारी जो है कि भारतीय संसद की है कानून बनाने की। अब रही बात कि 14 अप्रैल को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ब्रिज कोर्स की सुनवाई है, आप सभी लोगों को मालूम है। तो और आप लोगों को ये भी पता होगा कि उत्तर प्रदेश में टीईटी के फार्म भरे जा रहे हैं। अब जो भी लोग टीईटी के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं, या जो है कि बहुत सारी चीज़ें उसमें वो चीज़ें नहीं है, जैसे ब्रिज कोर्स का नहीं है, विशिष्ट बीटीसी का भी ऑप्शन वहाँ पर नहीं है, केवल विशेष शिक्षा का ऑप्शन है। आप लोगों ने देख लिया होगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं। तो अब आप लोग देखिए, अगर 14 तारीख की सुनवाई में आपके लिए पॉजिटिव मैटर आता है तो आप लोग जो है कि एक काम ये कर सकते हैं कि पहले जो है कि आप अपने विभाग से या संबंधित जो अधिकारी हैं, जो वहाँ का संबंधित अधिकारी है, उसको प्रत्यावेदन दे सकते हैं। प्रत्यावेदन में जो है कि वो क्या कहते हैं कि अगर आप टीटी के लिए भरने योग्य हैं, कोर्ट जाने से पहले जो है कि आप संबंधित अधिकारी को प्रत्यावेदन दे सकते हैं। जैसे कि प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय या जो है कि प्रारंभिक शिक्षा आयोग या कमीशन जो भी वहाँ उत्तर प्रदेश में बना है उसकी तरफ से टीटी का फार्म निकाला गया, वो या जो है कि बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश जो है कि वहाँ से निकाला गया, जहाँ से भी टीटी का फार्म आप लोगों का निकाला है। जैसे उत्तराखंड में जो है कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की तरफ से निकाला जाता है, वहाँ जो है कि बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से टीटी का फॉर्म निकाला गया है। तो संबंधित जो अधिकारी है उसको आप लोग प्रत्यावेदन दे सकते हैं कि, और वो क्या आपके योग्यता के विषय में कहते हैं कि आप टीटी के लिए भरने के लिए पात्र हैं या नहीं है। अगर वो जो है कि प्रत्यावेदन में कहते हैं कि ये लोग पात्र नहीं हैं, तब आप जो है कि उनके जो जवाब आता है, प्रत्यावेदन का जवाब आता है, तो उस प्रत्यावेदन के जवाब के आधार पर आप कोर्ट का भी सहारा ले सकते हैं। और एक चीज़ और बताता हूँ, अगर 14 तारीख में आपके लिए ही पॉजिटिव मैसेज आता है, तो पॉजिटिव मैसेज आने के बाद भी आप जो है अपने बोर्ड को तब भी जो है कि प्रत्यावेदन देना ही पड़ेगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से जो है कि याचिका संख्या इतने इतने के अंतर्गत ब्रिज कोर्स को लेकर के पॉजिटिव मैसेज आया है, पॉजिटिव डिसीजन आया है, सॉरी मैसेज कह रहा हूँ, डिसीजन आया है। तो लिहाजा हम लोग जो है कि प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए योग्य हैं और हम जो है कि आरटी एक्ट 2009 के सभी मानकों को पूरा करते हुए हमें जो है कि हम जो है बेसिक शिक्षक बनने के लिए योग्य हैं। तो लिहाजा हमको जो है कि टीईटी परीक्षा, टीचर एलिजिबिलिटी एग्जाम में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाए। तो यानी कि आपको टीईटी में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान कर देगा संबंधित विभाग। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। फिर मिलते हैं, बाय बाय।